नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हिंद किसान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो फसल खरीदी की 1 अप्रैल 2021 से जो फसल खरीदी का प्रोग्राम है वो किस तरह से चल रहा है, कौन कौन सी फसलें खरीदी जा रही हैं, क्योंकि तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं हरियाणा से कि जो बाढ़ दाना है या फिर जो क्रय केंद्र हैं उनमें उस तरह की इंतज़ाम नहीं है। क्या है वो स्थिति, उस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हरियाणा से किसान नेता विकल प्रचार जी जुड़ गए हैं। विकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद किसान में। सीधा यही सवाल कि कृषि जो ये कानून के विरोध में देश भर के किसान आंदोलनरत हैं, उस पर अभी एकदम स्टेलमेट है। इतने दिन हो गए हैं, कुछ 150 दिन होने को आए, लेकिन किसी तरह की कोई खबर नहीं है उस फ्रंट पर। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कम से कम जो अब रबी सीजन में जो खरीदी है उस पे बहुत ध्यान देगी, बद इंतजामी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगे, मगर इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं हरियाणा से। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हरियाणा में फसल खरीदी किस तरह से चल रही है, क्या स्थिति है ग्राउंड पर। देखिए अनिका जी, ये सरकार बहुत झूठ बोलती है। इस सरकार ने कहा कि तीनों कानूनों पर स्टे लग गया है और जब तक किसान राजी नहीं होंगे या सरकारें नहीं मानेगी, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का स्टे जारी रहेगा। लेकिन हरियाणा में यदि हम फसल खरीदी देखें तो हरियाणा में 1 अप्रैल से फसल जरूर खरीदनी शुरू कर दी गई। हमारे यहाँ बहुतायत में गेहूं की फसल होती है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है बारदाने का पहले पहुंचना। आज फसल खरीद को लगभग 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन बारदाना मंडियों में अब तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण जो फसलें हैं वो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। मौसम लगातार खराब हो रहा है और दूसरी तरफ इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हमने किया कि हरियाणा के अंदर 2 साइलोज चल रहे हैं, जिसमें एक साइलोज कैथल के ढांड के अंदर है और दूसरा साइलोज जींद के अंदर भबेवा गांव के अंदर है। वहां जब किसानों को फसलों के लिए बारदाना नहीं मिला तो किसानों को वहां कहा गया कि आप अपना जो है अनाज जो है वो इन साइलोज में बेचिए, जहां आपको कुछ रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और बिना बारदाने के वो आपके ले लें। आज की आपको स्थिति बताऊं ढांड साइलोज की, तो लगभग 8 किलोमीटर लंबी किसानों की लाइन लगी हुई। किसान साइलोज में अपनी गेहूं नहीं देना चाहता, लेकिन किसान क्या करे जब वो फसल की स्टोरेज की व्यवस्था किसान के पास घर में है नहीं। गेहूं एक ऐसी फसल है जो किसान चाहता है कि खेत से निकालते ही नजदीक की मंडी के अंदर वो पहुंचाए, लेकिन मंडी के अंदर पहुंचाने का जब फायदा होता है जब उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था वहां पर मौजूद हो, वहां बारदाना मौजूद। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सरकार जो है सरकारी मंडियों को खत्म करना चाहती है। गेहूं खरीद की इतनी टॉप व्यवस्था हरियाणा पंजाब के अंदर थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं ले जाना पड़ता था। हमारे 2-3 गांवों के अंदर एक मंडिया थी जहां पर की व्यापारी और सरकारी खरीद होती थी, जिसके अंदर बारदाना होता था और किसान की फसल फटाफट चरकी जाती थी। लेकिन आज 23-24 दिन किसान को मंडियों में भटकते हो गया। उसकी फसल बारदाना की कमी के कारण तूली नहीं है और विशेष तौर पर 5 डिस्ट्रिक्ट जिनकी मैं बात करूं, कैथल की, कुरुक्षेत्र की, जींद की, करनाल की, वहां के किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ फसल मत बेचिए। आप जो अंबानी अडानी के साइलोज हरियाणा के अंदर है, जो अभी 2 एक्टिंग है, जैसे मैंने बताया, एक घाट के अंदर और दूसरा भबेवा गांव के अंदर। तो किसान क्योंकि स्टोर नहीं कर सकता, किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बची, इसीलिए किसान भी मजबूरी के अंदर साइलोज के अंदर जो गेहूं है वो ले जा रहा है। और ये सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान जहां तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहा है, सरकार जो है बारदाने की कमी को दिखाकर हमारी जो गेहूं है किसानों की साइलोज में भेज रही है और इसे डाटा के तौर पर इस्तेमाल करेगी। सरकार कहेगी कि हमने तो गेहूं खरीद का लक्ष्य इतना रखा था, लेकिन सरकारी खरीद के अंदर गेहूं इतनी आई, क्योंकि मैक्सिमम इन 4-5 डिस्ट्रिक्टों की गेहूं जो है वो ऑलरेडी साइलाज के अंदर जा चुकी है। उसे गवर्नमेंट ये कहेगी कि किसान तो खुद साइलोज में देना चाहता है, यानी किसान प्राइवेट मंडी का समर्थक है। ये तो ये लोग जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं या जो विरोध कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर तो इस डाटे को हम आने नहीं देंगे। 17 तारीख को हुई संयुक्त मोर्चा की मीटिंग के अंदर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि देश भर में जितने भी सॉइलॉज हैं उनका घेराव किसान करेंगे, पक्के मोर्चे वहां पर लगाएंगे, ना अनाज अंदर जाने देंगे ना वहां से कुछ बाहर आने देंगे। तो विकल जी, ये बताएं कि साइलोस तो असल में आए क्यों? यही कारण था साइलोस के आने का कि वो खाने को, जो फसल है उसको फ्रेश रखेंगे। ये स्टील के साइलोस होते हैं। उनको मैं पढ़ रही थी कि 2007 में जिस तरह की ये बातें हो रही थी कि जब से ये कृषि कानून आए हैं
फटाफट ये साइलोज उससे कुछ 2-3 साल पहले ही बने थे, और उसके बाद कई कई जगहों पर फटाफट ये साइलोज जल्दी से आ भी गए, इससे पहले कि एक कानून पास होते, कृषि कानून। लेकिन असल में ये 2007 से बने हुए हैं, और इनका मकसद था ये एफसीआई के कोलैबोरेशन के साथ बने। इनका मकसद था कि सेफ स्टोरेज मिले। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स है, उनका यही तर्क है कि हमारा एफसीआई के साथ कोलैबोरेशन है, और हमारा ना तो फसल के भाव तय करने में कोई रोल है, हम सिर्फ एक स्टोरेज की सुविधा दे रहे हैं, वो भी एफसीआई के बिहाफ पर। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? ये कोरा झूठ है। जैसे आपने बताया 2007 से बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। इसकी नीति तो जब 1982 के अंदर डंकन समझौते के ऊपर गवर्नमेंट ने समझौता किया था, तो इन 3 काले कानूनों की, इन साइलाजों की, इन सभी की नींव वहां पर पड़ चुकी थी कि देश से किसानी और खेती को खत्म करना है। वो किसानी और खेती जब खत्म होगी, जबकि गवर्नमेंट जो एडेड मंडियां हैं उनको खत्म किया जाएगा। और जो लेटेस्ट आप साइलोज देखें 2014 के अंदर कानून, तो अध्यादेश तो 2020 के अंदर आया, लेकिन जितने हरियाणा, पंजाब और देश में बाकी साइलोज हैं उनकी एनओसी 2015 में दे दी गई। जितनी इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट घरानों ने करनी थी, वो कानून आने से लगभग 6 साल पहले वो अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर चुके थे। और आप एक मजाक देखें अनिका जी, जहां भारत में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर आज तक रेलवे की लाइनें नहीं बिछाई गई, इन सॉइलोजों के अंदर ऑलरेडी रेलवे की लाइनें और जो सारी सुविधा दे दी गई। मुझे पिछले साल का आपका बजट में दिया गया इंटरव्यू याद आता है, जब आपने कहा था कि आप दुखी क्यों हो जब किसानों के लिए एसी ट्रेनें चलेंगी, एसी हवाई जहाज चलेंगे, तो मैंने कहा था कि किसान तो नॉर्मल ट्रेन का किराया नहीं भुगत सकता। ये जो एसी ट्रेनें या हवाई जहाज चलने वाले हैं, ये बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए चलने वाले हैं। और जहां ये कह रहे हैं ये फसल के भाव को प्रभावित नहीं करेंगे, मैं आपको ढांड का जिक्र बताना चाहूंगा। हमारे नजदीक जो साइलोज है, वहां पर किसानों को प्रति ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर 1200 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो रेट है उससे पर ट्राली के अंदर 1200 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार जियो सिम आया था, जिसके अंदर की स्टार्टिंग के अंदर डाटा फ्री दिया गया, कॉलिंग फ्री दिया गया, लेकिन जब वहां कंपटीशन बिल्कुल समाप्त हो गया, आज देश में 3 कंपनियां रह रही, तो जियो जो है अपने मनमर्जी से डाटा के रेट अपनी मनमर्जी से बढ़ा रही है। तो हम तो शुरू से इस बात का कह रहे हैं कि शुरू के अंदर 2 या 3 साल के अंदर ये जो प्राइवेट मंडियां है, ये निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के रेट से ज्यादा देगी, और जब इनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी, आड़ती खत्म हो जाएंगे, तब ये अपने मनमाने रेटों के ऊपर किसानों से फसल खरीदेगी। और ये एफसी से कोलैबोरेशन की बात करते हैं। एफसीआई का जो बजट था, जो 2014 के अंदर बजट था, और आज उस बजट को कंपेयर करें तो वो बजट 50% रह गया। यानी कि सरकार ने जिस प्रकार जियो को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को खत्म किया, उसी प्रकार से ये योजना है कि एफसीआई को तो बिल्कुल खत्म कर देना है, ताकि इन लोगों की मनमानी पूरे ढंग से चल सके। इसे मैं कोलैबोरेशन नहीं कहूंगा। जैसे कंपनियां जो है टेकअप करती है, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को टेकअप, तो ये एफसीआई को इन कॉर्पोरेट घरानों को टेक ओवर देने की तैयारी मोदी सरकार ने पूरी तरह से कर चुके हैं। ये तो हमारे पंजाब के किसान साथियों ने समय रहते ही जो पंजाब के साइलोज थे उनके ऊपर धरना लगाया हुआ था, और वहां पर उन्होंने खरीदी शुरू नहीं करने दी। लेकिन वहां के किसानों को भी मजबूर करने के लिए आज हरियाणा, पंजाब का किसान अपनी गेहूं लेकर मंडियों में भटक रहा है। खुले आसमान के नीचे उसे अपनी गेहूं रखनी पड़ रही है। बाहर दाने की जो इतने सालों में कमी नहीं आई, जानबूझकर सरकार किसानों को तंग करने के लिए कि किसान अपनी जो गेहूं है वो प्राइवेट साइलोजों में भेजे, बिना आड़ती के भेजे। इस काम के लिए सरकार किसानों को तंग करने का कार्य कर रही है। और किसान के पास भी, क्योंकि स्टोरेज की आज के दिन छोटी खेती रह गई, किसानों के पास कोई 1.5 एकड़ का है, कोई 2 एकड़ का किसान है, तो इसलिए उसके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। और मजबूरन वर्ष किसानों को, जिस प्रकार हरियाणा के 2 साइलोजों के अंदर उसने गेहूं अपनी काफी मात्रा में दी, तो मेरा किसान साथियों से भी अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र की मंडियों के अंदर फसल की सरकारी खरीद के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप साइलोज के अंदर अपनी फसलें देने लगे तो निश्चित तौर पर यह किसान आंदोलन को कमजोर करेगा। सरकार इस डाटे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा कि किसान तो अपनी फसलें प्राइवेट कंपनियों को देना चाहता था, लेकिन जो किसान नेता है वो जबरदस्ती विरोध करते हैं। तो आपके हिसाब से ये जानबूझकर बद इंतजामी क्रिएट की गई है ताकि किसान मजबूरन इन साइलोज में अपनी फसल ले जाकर बेचें। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि किसानों से क्या रायशुमारी की गई है, क्या किसानों को इस बारे में पता है कि ये किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है? आप लोग इस विषय में किस तरह से किसानों से बात कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, या फिर जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनसे आप लोगों की किस तरह की अपील है?
लगातार हम हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ढांड का क्षेत्र हो चाहे बम्बेवा का क्षेत्र हो, वहां का किसान पूरी तरह से साइलोज को लॉक करने के लिए तैयार था। लेकिन उन्होंने हमसे एक अनुरोध किया कि ये जो काल है ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से आएगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारी टीमें हैं वो लगातार उस साइलोज के नजदीक लगते हुए गांवों के अंदर जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि आज यदि आपको 30 क्विंटल के पीछे 1200 रुपया फालतू मिल रहा है तो ये आपकी आने वाली फसलों और नस्लों को बेचने के समान। हमारी लड़ाई एमएसपी पर खरीद की है, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की है। हमारी लड़ाई सरकारी मंडियां, दो आज मंडियां, दो गांव के ऊपर एक मंडी मौजूद है जिसके कारण किसान का तेल का खर्चा भी बचता है, किसान की फसल तुरंत बिक जाती है। उन मंडियों को बचाने की लड़ाई है, ना कि इस बार की फसल जल्द से जल्द बेचने की लड़ाई है। जहां तक मैं सरकार की साजिश का आप बात करें कि आपने एमपी और एमएलए से बात की, तो हरियाणा के तो एमपी और एमएलए मौके के तो हरियाणा में कोई मौजूद नहीं है। आपने देखा जगह जगह इनका विरोध हुआ, ये लोग बिलों में घुसे हुए हैं, लेकिन किसान को तंग करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी कोर कसर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही है। किसान की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश सरकार अपने पक्ष में डाटा लाने के लिए ये जो कोशिशें कर रही है, इन कोशिशों को किसान अच्छी तरह से समझ चुका है और कल से हरियाणा के सारे साइलोज हैं वो पूरी तरह से बंद करा दिए जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक। और दूसरी हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, मजबूरी का आपको कारण बताऊंगा। एक सरकार ने एक योजना का बहुत बड़े जबरदस्त स्तर पर प्रचार किया कि हमने किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यदि आप शर्तें पढ़ ले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम कटने के बाद गेहूं के फसल की जिम्मेवारी उनकी 20 मार्च तक रहती है। यानी 20 मार्च के बाद चाहे फसल के अंदर जल भराव हो जाए, चाहे फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो जाए, चाहे फसल के अंदर आग लग जाए, चाहे निकाली हुई फसल खराब हो जाए, उसकी जिम्मेवारी उसका कंपनसेशन बीमा कंपनी नहीं देती है। बीमा कंपनी की लास्ट ड्यू डेट है 20 मार्च तक, और जबकि हमारी फसलें आज तक निकल रही है, दैट मीन्स 25 से 26 अप्रैल तक हमारी गेहूं की फसलें निकलेगी। तो जो ये समय अंतराल है 20 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का, जिसके अंदर के लगभग 1 महीना 5 दिन हो गए, वो सारा रिस्क किसान प्रीमियम पे करने के बाद भी वो सारे का सारा रिस्क किसान को भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार की योजनाएं और इस प्रकार जो सरकार हमारी खरीद के साथ मजाक कर रही है, ड्रामा कर रही है, एक आंकड़े पेश कर देती है, इनके मंत्री मुख्यमंत्री डेली एक आंकड़ा लेके आ जाते हैं। हम उन आंकड़ों के साथ इनसे ये भी कहना चाहेंगे, आप इन आंकड़ों के साथ जो आपकी सरकारी खरीद का लक्ष्य क्या था वो लक्ष्य भी पेश कीजिए। आप आज की तारीख में आप बता रहे हैं कि आपने 44,000 टन गेहूं खरीद ली, तो आप लास्ट ईयर का आंकड़ा दीजिए ना कि आज तक आपने उस समय कितनी खरीदी थी और आज 44,000 टन क्यों खरीदी गई, किस प्रकार से आपने किसानों को ब्लैकमेल करके अपनी गेहूं को साइलोज में भेजने के लिए मजबूर किया। ये जब दोनों आंकड़े सामने आएंगे तो आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि किसान को किस प्रकार हरियाणा सरकार और बाकी केंद्र की सरकार द्वारा तंग किया जा रहा है अपने कानूनों को मनवाने के। विकल जी, आपने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से जो एक इंश्योरेंस की जो लिमिट है, जो तारीख है वो 20 मार्च है और सरकार ने 1 अप्रैल से खरीदी शुरू करने की तारीख दी। तो पहले ही जब बीच में इतने 20 से 30 मार्च यानी 10 दिन का 11 दिन का गैप ऑलरेडी है, तो इस तरह की नीतियां किस तरह से सामने रखी जा रही हैं? क्या किसानों का जो हित है उसको ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं? तो सामने के सामने एक देखा जा रहा है कि बिल्कुल आपने इग्नोर किया है जो जरूरतें हैं। ये तो निश्चित तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सीएसीपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है वो ऑफिसों के अंदर बैठकर करता है, ग्राउंड के अंदर किसान से कोई पूछने नहीं जाता तेरी गेहूं की लागत क्या लग रही है, आपकी गन्ने की लागत क्या है, आपकी मस्टर्ड की लागत क्या है, आपकी सोयाबीन की लागत क्या है। किसानों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं बिना किसानों की मर्जी। इसी प्रकार आप तीनों काले कानून देखें तो तीनों काले कानूनों में कहां रायशुमारी की गई, देश में किस किसान से रायशुमारी की गई। 2015 के अंदर जो सरकार ने एक बहुत बड़ा अपना स्टार प्रोजेक्ट लाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने तो आपके साथ कई बार डिबेटों में बताया कि ये राफेल से बहुत बड़ा घोटाला है कि किसानों का पैसा उनकी बिना मर्जी के छीन कर प्राइवेट कंपनियों को देना। तो इसकी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो व्यक्ति कृषि और खेती को जानता है वो इसकी डिटेल्स पढ़ेगा तो पूरी तरह से किसानी लूट है। जैसा कि आप देखें कि अगर किसान की फसल में आग लग जाए उसे नुकसान कवर नहीं करती है कंपनी, चाहे वो 20 मार्च से पहले लग जाए। किसान की फसल को आग लगने का कारण वो मानती है कि वेदर से कोई आग लगे, यानी कि आसमानी बिजली। जिस दिन अनिका जी आसमानी बिजली पड़ेगी तो उस दिन बारिश भी होगी,
जहां बिजली से जो आग लगेगी बारिश उसको तुरंत बुझा देगी। यानी बीमा कंपनी कंपनसेशन देना ही नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ उसने इतनी अपने हिसाब से इसके अंदर कंडीशंस बना ली गई कि किसान को देना कुछ ना पड़े और उनके प्रीमियम को वो पूरी तरह से हजम करे। एक और बात बताएं विकल जी, मैं देख रही हूँ इस वक्त इन दिनों मौसम फिर से करवट ले रहा है, कभी बारिश कभी आंधी जैसी स्थिति बन रही है। कुछ 2-3 दिन पहले हरियाणा में इस तरह की स्थिति भी थी। अभी तो वहां फसल खुले में होगी, तो किस तरह की तैयारी है उस फ्रंट पर? बद इंतजामी के जितने आपने दौर देख रहे हो, वो बद इंतजामी के दौर, किसान की जब फसल आती है तो वो दौर, वो बद इंतजामी के हालात, चाहे हम अनाज मंडी में जाएं वहां बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, किसान का अनाज निकालने के बाद भी आज खुली मंडियों में पड़ा हुआ है। अगर आज जो किसान सुबह लेके गया है उसकी तुरवाई 3-4 दिन नहीं होगी, तो 3-4 दिन यदि बारिश आ जाती है, उसकी गेहूं भीग जाती है या उसकी गेहूं जो है वो बह जाती है, तो उसका नुकसान ना तो सरकार पे कर रही है ना बीमा कंपनी पे कर रही है। तो निश्चित तौर पर मंडियों के हालात को हमने तो आपसे डिबेट में भी जिक्र किया था कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट जो मंडियों का, जो पिछली सरकारों ने माना कि हरियाणा पंजाब में जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है, एपीएमसी की व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और ऐसी अगर 60,000 मंडियां पूरे देश में बना दी जाएगी जो हरियाणा पंजाब के अंदर जिस प्रकार की मंडियां है, तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्या हल होगी। वो 60,000 नई मंडियां बनाने की बजाय इन लोगों की नजर जो हरियाणा पंजाब के अंदर मंडी व्यवस्था इतनी मजबूत थी उसको धीरे धीरे खत्म कर किसान को जबरदस्ती कॉर्पोरेट की तरफ धकेला जा रहा है ताकि वो उसे अपनी मनमर्जी से काट सके, और किसान जो है वो खेती मजदूरी को छोड़कर, खेती किसानी को छोड़कर सस्ती मजदूरी के लिए शहर में आए। जी विकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो वहाँ की स्थिति है ज़मीन पर फसल खरीदी की, इन तमाम मुद्दों को सामने रखने के लिए शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान भाई और जो नेता सांसद अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इससे जो जो बारीकियां, जो चीज़ें वो सामने रखी विकल जी ने, जो दिक्कतें हैं, जो बद इंतज़ामी है, और सबसे बड़ी जो साइलोस को लेकर जिस तरह की स्थिति है सामने, उसको कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत करके, उनसे रायशुमारी करके उसको दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इन मुद्दों को सामने रखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।